नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। और राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, बीजेपी अपने आप को सबसे ज्यादा अनुशासित पार्टी कहती है, सबसे ज्यादा संस्कारी पार्टी बोलती है और सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल के हिसाब से चलने वाली पार्टी कहती है। परंतु बीजेपी के अंदर भी चीजें बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है। और क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि साथियों, कभी चेले के सिलापट से गुरु का नाम गायब हो जाता है और कभी गुरु के कार्यक्रम से चेले का पोस्टर गायब हो जाता है। जहां दोनों की जिम्मेवारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, क्षेत्र का विकास करने के लिए और क्षेत्र की लोगों की समस्याएं दूर करने की होती हैं, वहां पर दोनों की बहुत बारीक खींचतान चल रही है। एक दूसरे को राजनीतिक स्तर पर नीचा दिखाने के भरसक प्रयास हो रहे हैं। आखिर क्यों तलवारें खींची हुई हैं गुरु और चेला के बीच में? इस सारे विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। कृष्णपाल गुर्जर जी कद्दावर नेता है जी, पूर्वी हरियाणा के जी, और उन्हीं के शिष्य जी जो राजनीति का ककहरा है जी, वो कृष्णपाल गुर्जर से ही सीखा है। और अब क्या वह गुरु पे ही इस्तेमाल हो रहा है? वो सारे दाव पेच गुरु पर ही आजमाए जा रहे हैं और उन दाव पेच के चक्कर में जनता के जो काम हैं वो कहीं पीछे छूट गए हैं और राजनीति हावी हो गई। क्या कहेंगे? देखो, पहली बात तो ये है कि बिना बहुत ज्यादा मेहनत किए जब किसी नेता को बड़ी चौधर मिल जाए, बिल्कुल सही तो कहा, फिर वो अपने आप में ये समझ लेता है कि मैं पता नहीं क्या बन गया। सही बात है, बिल्कुल। अगर इस वाक्य से हम जोड़ करके देखें तो एक तरफ तो कृष्णपाल गुर्जर हैं जो 1996 में मेवला महाराजपुर से विधायक रहे, जिस हल्के को अब तोड़ दिया गया है जी जी, उनका गांव भी मेवला महाराजपुर है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े कद्दावर नेताओं में बने, बिल्कुल प्रदेश के अध्यक्ष रहे पार्टी के। सही कहा। लगातार 3 योजनाओं से फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद बन रहे हैं, बिल्कुल, जिसमें उन्होंने वहां से कई बार के जो सांसद थे, अवतार सिंह बढ़ाना, जिनका बहुत बड़ा नाम राजनीतिक रूप से है, और वैसे ये जो है चाचा भतीजा भी हैं, अवतार सिंह बढ़ाना को चुनाव हराया जी। उसके बाद लगातार पिछली 3 योजनाओं से केपी गुर्जर नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री भी जी, राज्य मंत्री हैं, बिल्कुल। और उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए दोबारा फिर चला था कि इनको बनाया जा सकता है। और एक बार तो ये भी अटकलें थी कि अगर मनोहर लाल खट्टर की जिस दिन भी छुट्टी होगी, बिल्कुल तो उसकी जगह कृष्णपाल गुर्जर को बनाया जा सकता है, बैकवर्ड का गेम खेला जा सकता है। लेकिन वो कृष्णपाल गुर्जर की बजाय सैनी समाज से आने वाले नायब सिंह सैनी उसमें कामयाब रहे। बैकवर्ड का गेम तो खेला गया, परंतु बाजी किसी और का, वो चेहरा बदल गया। उसके बाद दूसरे जो शख्स हैं वो हैं गौरव गौतम जी। गौरव गौतम बीजेपी के बड़े सीनियर नेता, जो संघ से भी जुड़े हुए, दीपक मंगला, युवा मोर्चा से लेकर के और पार्टी संगठन में वर्षों तक उन्होंने काम किया जी। और किसी समय दीपक मंगला का प्रदेश अध्यक्ष के लिए और यहां तक कि एक बार तो मुख्यमंत्री के लिए भी नाम चल पड़ा था। हाँ, बिल्कुल। दीपक मंगला की टिकट काट करके और गौरव गौतम को टिकट दी गई। उसके बाद कांग्रेस के आपसी खींचतान कह सकते हैं, कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, जिसकी वजह से करण सिंह दलाल चुनाव हार गए। लगातार दूसरा चुनाव वो हार गए, बिल्कुल। और करण सिंह दलाल इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने बिना पार्टी के टिकट घोषित किए हुए, क्या गजब, कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नॉमिनेशन फाइल करते कि मेरी तो टिकट मुट्ठी में है। और यहाँ से एक बात देखिए ना, पार्टी कितनी तौहीन और कितनी किरकिरी हुई जी कि पार्टी में जो चीज हाईकमान तय करता है, शीर्ष नेतृत्व तय करता है,
वहां पर लोग तय कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हिम्मत नहीं कर पाते कि बिना कांग्रेस के टिकट के मैं नॉमिनेशन भर दूं। नॉमिनेशन क्या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिश्तेदार हो गए? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बड़े हो गए, सही या वो बात। राहुल और सोनिया से भी बड़े हो गए। बिल्कुल। और ये मैसेज पूरे हल्के में भी गया, जी, प्रदेश में भी गया, और उसका परिणाम ये रहा कि दीपक मंगला की टिकट काट करके पार्टी ने जिस गौरव गौतम को टिकट दी, जो अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे, यस, युवा मोर्चा में थे, पहले वो कृष्णपाल गुर्जर का ही काम देखते थे, और उसके बाद वो अनिल जैन जो यहाँ प्रदेश के प्रभारी रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, उनके साथ जो है उनके अच्छे मधुर संबंध हो गए और वो टिकट ले आए। इसके बाद कर्ण सिंह दलाल को चुनाव उन्होंने हरा दिया। हालांकि वो अभी कर्ण सिंह दलाल ने भी कोर्ट में, माननीय अदालत में वो चले गए हैं, तो अब उसमें आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। उन्होंने ये आरोप भी लगाए कि धर्म के आधार पर उन्होंने कहीं ना कहीं वोट मांगने का काम किया है। उसके बाद जब नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्रिमंडल की बारी आई, तो ब्राह्मण समाज के भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक जीते, जिसमें सब गौरव गौतम से सीनियर जी, यानी मूलचंद शर्मा जो उनके पड़ोस के हल्के से जीते जी, वो मंत्री भी रहे, 3री बार के विधायक। अरविंद शर्मा 4 बार के सांसद जी, गोहाना जैसी धरती पर चुनाव जीते। राम कुमार गौतम 3री बार के विधायक जी, शक्ति रानी शर्मा जिनके पति केंद्र में मंत्री, बेटा रहा और बेटा राज्यसभा का सांसद रहा, खुद मेयर रही। और इन सब के इतर अगर देखा जाए तो एक चतुर्भुजात्री को, अगर चतुर्भुजात्री के जो बेटे देवेंद्र, अगर हम उनको छोड़ दें तो बाकी जितने विधायक जो ब्राह्मण चेहरे जीत के आए वो सारे उनके मुकाबले सीनियर हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको मंत्री बनाया गया। और मंत्री बनाने के बाद ये लगा कि जिस तरह से एकदम से इनको इतनी बड़ी चौधर दी गई है, तो हो सकता है जैसे चौधर किसी समय विपुल गोयल से भी नहीं उठी थी। जब विपुल गोयल पहली बार विधायक बने, तो विधायक बनने के बाद जिस कृष्णपाल गुर्जर ने उनको टिकट दिलाई, उनको विधायक बनाने का काम किया, उसके खिलाफ हो गए और उसका हश्र ये हुआ कि अगले चुनाव में उनकी टिकट कटी। अब एक चीज बड़ी नोट करने वाली है, 6.5 महीने के इस लगभग कार्यकाल में विपुल गोयल आज तक भी कृष्णपाल गुर्जर के साथ कहीं भी सींग नहीं फंसाए उन्होंने, कहीं भी कुछ भी आपस में एक दूसरे में कंट्रोवर्सी नहीं आई है। पता चल गया, क्योंकि विपुल गोयल को पता चल गया कि कृष्णपाल गुर्जर कौन है, और शायद गौरव गौतम को 4.5 साल बाद पता चल जाएगा। अभी तो मंत्री हैं इसलिए नहीं पता चला, हवा में है, उत्साह में, अति उत्साह में है। और अगर देखा जाए तो मेरा ये भी मानना है कि जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसमें जिन भी मंत्रियों को हटाने की बारी आएगी तो गौरव गौतम उनमें एक होंगे। क्यों? क्योंकि वो 6.5 महीने के अपने कार्यकाल में कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए। खेल मंत्री रहते हुए एक युवा, केवल कंट्रोवर्सी, और खेल मंत्री रहते हुए 90 के 90 हल्कों में तक में नहीं जा पाए। सही बात है, ठीक है। कौन सी खेल पॉलिसी में या खिलाड़ियों के लिए उन्होंने क्या किया, कहाँ नए स्टेडियम बनाए, क्या किया, अब तक तो कुछ भी नहीं है, 0/0 है वहां। ठीक बात है। तो इसलिए वो अपने पलवल से बाहर भी नहीं जा रहे बहुत ज्यादा, और मंत्री पूरे प्रदेश के हैं। अब ये जो नया वाक्य हुआ है, ये क्या है कि यहाँ भी जैसे गौरव गौतम की लॉटरी लगी, इसी तरह से हरेंद्र सिंह हैं जो अभी पीछे उन्होंने एक बयान दिया था, और बयान क्या, उन्होंने ऑन कैमरा आरती राव जो ग्रीवेंस कमेटी की चेयरमैन भी और मंत्री भी हैं, उनके सामने ये कहा था कि नौकरियों में जो डीसी रेट की नौकरियां लग रही हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस की, उसमें धांधली है सीधी। और एक एसडीओ स्तर का नेता, पब्लिक हेल्थ का एसडीओ स्तर का कर्मचारी वो अपने जो है परिवारजनों को नौकरी लगा रहे हैं। ठीक बात है, कितनी गंभीर बात है, ऑन रिकॉर्ड ये बात। और उसके बाद वो प्रदेश में बड़ी चर्चा में आई, और दूसरी बड़ी चर्चा में हुआ तब आए जब उन्होंने, गौरव गौतम ने तो केवल कर्ण सिंह दलाल को हराया है जो पार्टी में भी कोई बहुत बड़े पद पर नहीं है, जबकि हरेंद्र सिंह ने पहले तो जगदीश नैयर की टिकट कटाई। जगदीश नैयर जो सिटिंग एमएलए, बिल्कुल। और ये हरेंद्र सिंह वो हैं, इनके पिताजी राम रतन 1991 में कभी विधायक बने थे। उसके बाद इनका परिवार राजनीति में कोई बहुत ज्यादा कामयाबी कभी नहीं हासिल कर पाया। अब पिता की विरासत को हरेंद्र सिंह ने आगे बढ़ाया, और इन्होंने प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े नेता उदय भान को चुनाव हराया। ये शायद पिता की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए पूरा नाम हरेंद्र राम रतन लिखा है। जी, राम रतन इनके फादर का नाम है। और इन्होंने उदय भान को चुनाव हरा दिया जी। ओडल से उदय भान भी लगातार दूसरा चुनाव हार गए कर्ण सिंह दलाल की तरह। बिल्कुल।
अब इन्होंने 30 तारीख को पलवल जिले में मुख्यमंत्री की पहली रैली रखवाई, जो नया जो वाक्य जिस पर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। हाँ जी हाँ। और उसको लेकर के जिस तरह से वो मीटिंगें ले रहे हैं, उन मीटिंगों में जो पोस्टर हैं, भले ही वो उनके समर्थकों ने लगा रखे हैं, लेकिन पलवल जिले के इकलौते जो मंत्री हैं उसका फोटो तो होना चाहिए पार्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से। जिला प्रधान जो हैं विपिन बैसला, उनका भी फोटो होना चाहिए, गुर्जर समाज से आते हैं जी, ठीक है। उन मीटिंगों में भी जिला प्रधान होने चाहिए, जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि रैली मुख्यमंत्री की है। यस यस, बिल्कुल सही और बात। चाहे मुख्यमंत्री के अलावा भी कोई और नेता भी कर रहा है, तो चाहे मंडल स्तर की ही मीटिंग क्यों ना हो, जिस मीटिंग में विधायक प्रेजेंट है और मुख्यमंत्री की रैली के लिए वो मीटिंग है, तो उसमें लाजमी बात है कि जिला प्रधान होना चाहिए, अनिवार्य है। और उसमें जो है मंत्री का और जिला प्रधान का फोटो भी होना चाहिए। लेकिन ये फोटो वार या ये फोटो कंट्रोवर्सी नई नहीं है, लगातार चल रही है। पिछले 6.5 महीने में कितने एपिसोड हो गए। एक गांव में किसी उद्घाटन समारोह में गए हुए थे, वहां कृष्णपाल गुर्जर का उन्होंने जो है शिलापट पर नाम नहीं लिखा, तब भी बड़ा विवाद हुआ। शुरुआत वहीं से होती है। गौरव गौतम ने किया। उसके बाद कृष्णपाल गुर्जर जिस चीज का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसमें गौरव गौतम का बाकायदा नाम है उस शिलापट पर, वहां गौरव गौतम नहीं आते, जाते नहीं। क्या वो केंद्रीय मंत्री से बड़े हो गए? सही कहा आपने, बिल्कुल सही, ठीक है ना, अपने सांसद से बड़े हो गए, बिल्कुल। वो केंद्र में मंत्री हैं, जनता ने वो नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, ये तो केवल नायब सिंह सैनी के, और वो भी राज्य मंत्री हैं। और प्रद्युमन भाई, ये सारा सब कुछ देख के जनता में फजीयत भी तो हो रही है ना। ये जनता देख रही है। हाँ। जनता तो ये सोच रही है कि अब विधायक बना दिया, अब जनता के पास तो कुछ है नहीं, वो 4.5 साल के बाद मौका मिलेगा। सही कहा उसको, तब क्या पता बीजेपी इनको टिकट देगी ना देगी, क्या हालात बनेंगे, क्या पता विपुल गोयल वाली बन जाए, बिल्कुल पता थोड़ी इस चीज का जी। लेकिन एक युवा को इतना अच्छा सुनहरी मौका मिला, अपने राजनीतिक जीवन में पहला चुनाव लड़ा, पहला जीता, मंत्री बना, गोल्डन चांस। उसको तो लोगों के बीच में रहना चाहिए, अपनी एक ऐसी छवि बनानी चाहिए कि भाई मंत्री हो तो गौरव गौतम जैसा। हाँ। जबकि वो तो कुछ भी। मैं बहुत एक गजब बात बताता हूँ, हरियाणा प्रदेश की जो जनता है उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा मिलेगा जिनको यही नहीं पता होगा कि ये गौरव गौतम कोई मंत्री है, मंत्री सरकार है। यस, बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा मिलेगा जिनको ये पता ही नहीं कोई मंत्री है गौरव गौतम। ठीक बात है। तो फिर क्या मंत्री है? ठीक है ना, अगर मंत्रियों की बात आती तो 5-4 नाम गिनाते हैं लोग, उसके बाद कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं गौरव गौतम को या तो मंत्री पद छोड़ देना चाहिए और या फिर सही ढंग से काम करना चाहिए। ठीक बात है। और नहीं तो मुख्यमंत्री जी जब अपना मंत्रिमंडल विस्तार करें तो इस कंट्रोवर्सी को बंद करने के लिए उनको हटा दें, तभी कोई बात बनेगी जी। और यहाँ एक टिकड़ी बना ली गई, ये लोकसभा ऐसी है प्रदेश की, इकलौती ऐसी लोकसभा है जिसमें 3 हरियाणा सरकार में मंत्री, एक मोदी की कैबिनेट में मंत्री, 4 मंत्री हैं यहाँ। बिल्कुल। और जिस पलवल जिले से आते हैं, इस पलवल जिले में 2 सीटें बीजेपी जीती, 3 सीटें टोटल, और एक कांग्रेस जीती जी। जो थोड़ी सी मुस्लिम बाहुल्य जो सीट ज्यादा है उसमें कांग्रेस जीती जी। तो कहीं ना कहीं गौरव गौतम को लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी कोई सख्त बात उनको कहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रदेश के मंत्री हैं तो आप प्रदेश भर में घूमिए, आप प्रदेश भर में खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ नया कर सकते हैं। और एक और चीज प्रद्युमन भाई, वरिष्ठ नेता बैठे हैं, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे पार्टी हाईकमान है, या जिनके पास चाहे प्रदेश प्रभारी हैं जी, जो एक ये मतलब बीजेपी के जो प्रोटोकॉल होते हैं उससे परे की चीज है ये। और जिस प्रकार से अनुशासनहीनता हो रही है उससे एक नई पूरी पार्टी की शुरुआत नहीं हो रही है। जो मतलब जूनियर नेता हैं, फिर वो वरिष्ठ जो नेता हैं, सीनियर नेता हैं, जिनका बहुत लंबा चौड़ा अनुभव राजनीति का, तो वो उनकी इज्जत करना कम कर देंगे ऐसे। तो फिर नहीं, ये तो यहाँ एक नजीर नहीं पेश करनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो पलवल से शुरुआत है। बहुत जगह दबाव में हैं लोग, बोल नहीं रहे, ठीक है। बहुत जगह पार्टी प्रोटोकॉल का ध्यान रख रहे हैं, बहुत जगह अनुशासन की गरिमा को बनाए रखे हुए हैं, वरना तो इस पलवल की घटना के बाद लोग जो है और जगह पे भी ऐसी शुरुआत कर देंगे। और अगर इसी तरह की शुरुआत होती रही तो फिर जो कांग्रेस में हालात हैं, ये सिस्टम कांग्रेस में तो है। सही बात है कि भाई हुड्डा गुट के नेता वो शैलजा का फोटो नहीं लगाते, शैलजा बड़े हुड्डा का नहीं लगाते। हालांकि एक दौर ऐसा भी आया जब चुनाव थे तो दोनों को आपस में लगाने भी पड़े, ठीक है, ठीक बात है। और चुनाव में तो हो सकता है गौरव गौतम को कृष्णपाल गुर्जर की खूब मदद भी लेनी पड़ी हो, ठीक है। लेकिन आदमी जीतने के बाद कई बार एहसान भूल जाता है, कोई भी आदमी जीतने के बाद अपने आप को ही सब कुछ मानने लग जाता है। सफलता कई बार
और सीनियर नेताओं को दरकिनार करना शुरू कर देता है। सफलता बुद्धि पे पर्दा डाल देती जी, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो सीनियर हों सीनियर रहेंगे, रहेंगे। उनको पता है कि कब कहां कैसे क्या मार मारनी है, ठीक बात। और वो फिर ऐसी मार मारते हैं जिसका ना तो खुड़का होता ना कुछ और उसका परमानेंट इलाज कर देते। इलाज कर देते बहुत लोगों का कर दिया। अभी आप एक चीज देखो, नांगल चौधरी पूरी अहिरवाल में 11 सीटें हैं, और उस पूरी अहिरवाल की 11 सीटों में एक नांगल चौधरी क्यों आ रही भारतीय जनता पार्टी, जबकि बाकी 10 की 10 जीती हुई है। उसका कारण केवल एक ही है कि अभय सिंह यादव ने अहिरवाल के सबसे बड़े नेता राव इंद्रजीत के साथ सही ढंग से बना करके नहीं रखी। सही बात है। और बना करके नहीं देखी तो आज विधानसभा से आउट हो गए। जहां प्रद्युमन भाई जो भी पार्टी के नेता हैं, आखिर में सबका उद्देश्य तो एक ही होता है ना कि पार्टी जीते। जी, ठीक है, तो वो एक दूसरे की मदद करें, अपना वोट बैंक शिफ्ट कराएं, वह चीज न होकर एक दूसरे की टांग खिंचाई चल रही है। और टांग खिंचाई, जैसा कि आपने कहा कि ये कांग्रेस की परिपाटी तो है पर बीजेपी की परिपाटी नहीं है, तो क्या बीजेपी फिर उसी धड़ल्ले पे चल रही है, उसी राह पर निकल पड़ी है, या फिर आप ये मानते हैं कि यहां अब कोई बड़ा एक्शन होगा? नहीं, देखो बीजेपी और कांग्रेस में दिन रात का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो मुख्यमंत्री जो आदमी रह चुका हो उसको उप मुख्यमंत्री बना देती है, जो आदमी मुख्यमंत्री रह चुका है उसको मंत्री बना देती है। या हरियाणा में या देश में कोई ऐसी कल्पना कर सकता है कि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं कि वो मंत्री बन जाएंगे किसी की सरकार में? कोई भी नहीं कर सकता। अशोक गहलोत राजस्थान के वर्षों तक सीएम रहे, वो कल्पना कर सकता है कि वो सचिन पायलट के नीचे मंत्री बन सकते हैं? सही बात है, नहीं कर सकता कोई भी। ठीक है, जबकि बीजेपी में बाबूलाल गौड़ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उनको मंत्री बना दिया गया। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक है, कौन आदमी बनता है? ठीक बात, कोई नहीं बनता। बिल्कुल सही बात। जो पूरा चौधरी रह लिया वो आता क्यों बनेगा? सही बात, ठीक है ना। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में इस अंतर की वजह से ही जो है विचारधाराओं का भी फर्क है। इस अंतर की वजह से कांग्रेस राज से बाहर है और भारतीय जनता पार्टी राज में है। अब बीजेपी को इस मामले में बड़ा कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और ना केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री को, प्रदेश का चाहे अध्यक्ष हो चाहे प्रदेश का प्रभारी हो, उनको भी तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए कि एक गलत परिपाटी चल रही है। और ये परिपाटी अगर एक बार पार्टी में पड़ गई तो उसका नुकसान केवल पलवल या होडल में नहीं होगा, बल्कि वो प्रदेश भर में होगा और उसके बाद आगे चल करके वो देश भर में भी हो सकता है। और प्रद्युमन भाई, जिस क्षेत्र से ये आते हैं जी, वो बहुत मजबूत गढ़ है बीजेपी का। अगर आपके मजबूत किले में इस प्रकार की चीजें हो रही हैं तो फिर आप जहां कमजोर हो ना, वहां तो नुकसान होना लाजमी है, तो फिर वहां भी एक गलत मैसेज जाएगा। तो इस बात को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, फरीदाबाद मजबूत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि फरीदाबाद वो सीट है 2019 में जब देश की सबसे बड़ी जो 3 जीतें थी उनमें एक फरीदाबाद की थी। लगातार 3 पार्लियामेंट से जीत रही है और अब नहीं है बीजेपी का गढ़। ये फरीदाबाद प्रदेश की वो लोकसभा सीट है जिसका बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ से पुराने हिसार जिले से संबंध रखने वाले और फतेहाबाद के रामचंद्र बेंदा 3 बार एमपी बने। ठीक बात है। ठीक है, वरना क्यों बनते? सही बात है। और कहीं नहीं बने उससे पहले। ठीक बात है। हरियाणा में ये इकलौती ऐसी सीट है जहां 3 बार हैट्रिक बनी भारतीय जनता पार्टी की। सही बात और कहीं तो नहीं बनी इससे पहले। ठीक बात है। और अब हालात ये है कि 9 सीटें हैं फरीदाबाद लोकसभा में, 6 फरीदाबाद की और 3 पलवल की। 6 में से केवल 1 रुकबीर तेवतिया जीते हुए हैं कांग्रेस की, 5 भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है। और इसी तरह से पलवल में केवल 1 इजराइल खान जीते हुए 3 से 2 जो है भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है। सही बात है। तो बीजेपी का तो गढ़ है, नेचुरल बात है। और जब उस गढ़ में जिसमें कांग्रेस के सबसे बड़े नेता उदय भान हार गए हों, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी और बड़े नेता पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल हार गए हों, तो हम कल्पना ये कर सकते हैं कि कितना मजबूत सिस्टम होगा। और वहां जब कोई नेता इस तरह की बात कर रहा है, इस तरह की उसके जो है विचार बाहर निकल करके आ रहे हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और बिल्कुल हाईकमान के नीचे है जी, बीजेपी का हाईकमान दिल्ली में बैठा है जी, बिल्कुल उसके नाक के नीचे एनसीआर में, फरीदाबाद एनसीआर में बिल्कुल नाक के नीचे ये चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। तो प्रद्युमन भाई चर्चा का अंत करते हैं। तो साथियों, जैसा कि प्रद्युमन जी ने बताया कि बीजेपी बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ने वाली पार्टी है, बहुत ही अनुशासन में रहने वाली पार्टी है, और जिन एरियो में बीजेपी अपनी पकड़ कायम कर लेती है तो जल्दी से उन एरियो को छोड़ती नहीं है, और यह क्षेत्र भी उसी में आता है। और अचरज की बात यह है कि बिल्कुल हाईकमान के नाक के नीचे इस प्रकार की एक्टिविटीज हो रही है। आखिर हाईकमान है कहां, क्यों ध्यान नहीं दे रहा? या फिर कांग्रेस की तरह जब बड़ा नुकसान हो जाएगा पार्टी को, जब आंखें खोलेगा क्या? तो हम आपको इस सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिर गलती किसकी है
और इसका क्या हल निकलना चाहिए? आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या जो ये नई परिपाटी शुरू हो रही बीजेपी में, ये कहां तक सही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।